नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं आज इतिहास की, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिस्ट्री से या किसी में भी जहाँ पे इंडिया जीके में ख़ास तौर से आधुनिक भारत की बात होगी, वहाँ ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला। पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक छपा करती थी, जो पुरानी बुकें आती थी, उस बुक का है ये चैप्टर ओल्ड इज़ गोल्ड कहते हैं ना। बहुत शानदार चीज़ है, आप समझेंगे। 1857 की क्रांति को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, 1857 का स्वाधीनता संग्राम, अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारत के जनमानस की प्रथम अभिव्यक्ति सन 1857 की सशक्त क्रांति के रूप में हुई। इस क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम की भी संज्ञा दी जाती है। 1857 की क्रांति के कारण पाश्चात्य समर्थक इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के सैनिक विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण माना। यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा था 1857 क्रांति का? जो चर्बी वाले कारतूस दिए जाने लगे, जिस पे कहा जाता था चर्बी लगी थी, इसे हिंदू धर्म आहत होता था, इसी कारण से। वस्तुतः जून 1757 के प्लासी युद्ध यानी बंगाल से अंग्रेजी प्रशासन के 100 वर्षों के इतिहास में अंग्रेज सत्ता विरुद्ध संचित समग्र असंतोष का प्रथम सशक्त विस्फोट 1857 की क्रांति के रूप में हुआ। इसकी पृष्ठभूमि का निर्माण निम्नलिखित कारणों ने किया। पहले क्या था, राजनीतिक कारणों की बात करें। राजनीतिक कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरलों ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण देशी रियासतों की स्थिति अधीनस्थ सहयोगी के रूप में बना दी। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर 1765-67 के बीच में रहा। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स 1764-1885 तक रहा। फिर वेलेजली आया, 1758 से 1805 तक रहा। इनकी सहायक संधि मार्किवस और हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक, डलहौजी 1848 से 56 तक ने पंजाब और लोअर ब्रह्मा और पीगू का राज्य 1852 तक, सिक्किम 1850 के कुछ प्रदेश ब्रिटिश भारत में मिला लिए थे। लॉर्ड डलहौजी ने सामान्य राजनीतिक आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए देशी राज्यों को हड़पने की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स अपनाई। इस सिद्धांत के अनुसार देशी रियासतों के शासकों के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। दत्तक पुत्र जो गोद लेते थे, उन पुत्रों को उसका उत्तराधिकारी घोषित नहीं करता था। जिनकी संतान नहीं होती थी, वो राज्य काम मिला ले जाता था अंग्रेजी सत्ता में। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों की सर्वसत्ता स्थापित हो गई। प्रशासनिक और आर्थिक कारणों की बात करें, भारतीय रियासतों के अंग्रेजी राज्य में विलय के परिणाम स्वरूप अनेक प्रशासनिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई। जैसे भारतीयों की सेवा प्रशासन में उच्च पदों के अयोग्य माना गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि कर व्यवस्था तो बहुत अप्रिय थी। भूमि कर एकत्रित करने के लिए सेना भेजनी पड़ती थी। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय व्यापार और उद्योग नष्ट हो गए। प्रजातीय भेदभाव की नीति, अंग्रेज शासक भारतीयों को है दृष्टि से देखते थे। वे भारतीयों को काला हफ्सी की संज्ञा से संबोधित करते थे। काला कहते थे, हफ्सी कहते थे। और उच्च जातीय भावना से प्रेरित अंग्रेज भारतीयों के प्रति कठोर थे। उन्हें असभ्य मानते, उनका अपमान करते रहते थे। भारतीयों के प्रति प्रजातीय भेदभाव की नीति, यानी गोला कारा की कहते, गोला है मतलब गोरा है, काला है, ऐसे मतलब चिढ़ाते रहते थे प्रजाति भावना। धार्मिक कारण की बात करते हैं। सामाजिक उत्पीड़न के अलावा अंग्रेज भारतीयों के धर्म का भी अपमान करते थे। हिंदू समाज के देवी देवता का उपास करते थे। मूर्ति पूजा की घोर निंदा करते हुए ईसाई मिशनरी हिंदू को धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित करते थे। 1850 में धार्मिक नियोग्यता अधिनियम में प्रावधान किया गया कि धर्मांतरित पुत्र को अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम से स्थायी बनने वालों को लाभ मिला। सैनिक कारण की बात करें, सैनिक कारण भी थे। अनेक कारणों से सैनिकों में असंतोष था। जैसे सन 1824 में बैरकपुर बंगाल के सैनिकों ने समुद्र पार बर्मा में सेवा करने से इनकार कर दिया था। समुद्र पार भेजा था इनको बर्मा में, वहाँ से सेवा कर देने से मना कर दिया। फलस्वरूप 47 रेजिमेंट भंग कर दी गई। सन 1844 में 4 बंगाल रेजिमेंटों के अतिरिक्त भत्ता न मिलने तक सिंध में जाने से मना कर दिया। सन 1894 में डाकघर अधिनियम के पारित होने पर सैनिकों की निःशुल्क डाक व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में ये अफवाह फैल गई कि नवीन एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है। सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के माध्यम से जो अंग्रेज सरकार है उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर यानी बंगाल के सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। सामाजिक कारण, भारतीय अंग्रेजों की समाज सुधार नीति से असंतुष्ट थे। जैसे सती प्रथा बंद करना, ईसाई धर्म
अंग्रेज शिक्षा और यूरोपीय चिकित्सा पद्धति का प्रचार करना आदि। इस कारण अनेक कारणों से अंग्रेज सत्ता विरोधी भूमिगत असंतोष का विस्फोट 1857 में हुआ। इसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे, जिन्हें राइफल में डालने से पूर्व अपनी टोपी को क्या करना था, दांत से काटना पड़ता था। इस कारण उनका मानना कि ये धर्म जो है नष्ट होने लगा है। अब घटना क्या ही, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर कलकत्ता में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। बंगल पांडे नामक एक सैनिक ने अपने सैन्य अधिकारी की हत्या कर दी। ठीक है, फलस्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई, 8 अप्रैल को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। इस प्रकार 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रथम विस्फोट हुआ और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए किए गए इस पावन समर में सर्वप्रथम मंगल पांडे ने अपने जीवन की समाधि जो संविदा समर्पित करने का गौरव प्राप्त किया। 6 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। 9 मई को उन सैनिकों को 10 वर्ष की कठोर सजा दी गई और अपने साथियों में इस गंभीर अपमान से दुखी होकर सैनिकों ने 10 मई को मेरठ में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का शंखनाद किया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की, मेरठ की छावनी को लूटा, कारागार में बंद कर रखे गए अपने साथियों को मुक्त किया। तत्पश्चात सैनिकों ने दिल्ली की और कुछ किया। 12 मई को सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। दिल्ली पर सैनिकों का आधिपत्य अंग्रेज सत्ता के लिए न केवल एक गंभीर सैन्य चुनौती थी बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर अंग्रेजों का घोर अपमान भी था। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया, उन पर मुकदमा चलाया। तत्पश्चात उन्हें रंगून यानी बर्मा की राजधानी, आधुनिक नाम आज उसका म्यांमार है। बर्मा का आधुनिक नाम पूछा जा सकता है, आज का नाम उसका क्या है। जो पहले बर्मा था वो आज क्या है, जो पहले बर्मा था वो आज का म्यांमार है। वहाँ निर्वासित कर दिया था बहादुर शाह द्वितीय को। सन 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली पर अधिकार के बाद ब्रिटिश सत्ता विरोधी क्रांति समस्त उत्तरी मध्य भारत में फैल गई। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, वाराणसी, बिहार के कुछ भाग, झांसी और कुछ अन्य प्रदेश में फैल गई। परंतु अंग्रेजों के सौभाग्य से अनेक भारतीय शासक राजभक्त बने रहे। उन्होंने क्रांति के दमन में अंग्रेजी सत्ता को सहयोग प्रदान किया। कई लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के चापलूस बन के रहे, उन्हीं के कारण यह क्रांति कहीं ना कहीं जाके असफल हुई। वरना भारत जो है कहा जाता है 100 साल पहले, 1 शताब्दी पहले ही जो है आज़ाद हो जाता। अवध को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित किए जाने और वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाए जाने के कारण अवध में 4 जून को क्रांति प्रारंभ हुई। वाजिद अली शाह था, उसको बंदी बना लिया। अवध में क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे नवाब वाजिद अली शाह बेगम। देखो, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी हजरत महल ने किया था, किसमें, अवध में। ठीक है, बेगम हजरत महल। 20 जून 1857 को क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना को परास्त कर अवध के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया, किंतु अंग्रेज सेनापति कैंपवेल ने मार्च 1858 में गोरखा सेना की सहायता से अवध में क्रांति का पूर्ण रूप से दमन कर दिया। कब, 1858 में। कैंपवेल था, किसने नेतृत्व, कैंपवेल ने। कानपुर में सैनिकों ने 5 जून 1857 को अधिकार कर लिया। नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया गया। छावनी के अंग्रेज कमांडर हुग व्हीलर ने 27 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। सैनिकों ने अनेक अंग्रेज पुरुषों तथा महिलाओं की हत्या कर दी। पेशवा नाना साहब के अत्यंत योग्य सेनापति तात्या टोपे ने अंग्रेजों के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः 6 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। तात्या टोपे वहाँ से निकलकर सैसन्य झांसी की रानी से जा मिले। जून 1857 के आरंभ में सैनिकों ने झांसी में विद्रोह करके रानी लक्ष्मीबाई की रियासत की शासक घोषित कर दिया। किसको, रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने अंग्रेज सेनापति सर हरोज का प्रबल सैन्य प्रतिरोध किया। अंततः 3 अप्रैल 1858 को सर हरोज ने झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद झांसी की रानी और तात्या टोपे ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। ग्वालियर के भारतीय सैनिकों ने उनका स्वागत किया और वहाँ के शासक सिंधिया ने आगरा में शरण ली।
ग्वालियर पर जून 1858 में अंग्रेजी सेना ने पुनः अधिकार कर लिया। झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में अंग्रेज सेना से लड़ते हुए दुर्ग की दीवारों के पास समर गति को प्राप्त हुई, यानी वीर गति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे ने राजस्थान यानी पूर्व नाम राजपूतानी की ओर सैन्य अभियान किया। राजस्थान की ओर बढ़ गए तात्या टोपे वहाँ से। बरेली में खान बहादुर खान ने स्वयं को नवाब नाजिम घोषित कर दिया। बिहार में एक स्थानीय जागीरदार जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अत्यंत साहस और शौर्य से अंग्रेज सत्ता को चुनौती दी। बनारस में भी सैन्य क्रांति हुई, परंतु कर्नल नील ने उसे निर्दयतापूर्ण दबा दिया। निर्दोष भारतीयों का दमन किस प्रकार से किया गया? जुलाई से दिसंबर जो है 1858 तक संपूर्ण भारत में अंग्रेज सत्ता की स्थापना हो गई। अंग्रेजों ने अपनी सत्ता के पुनः स्थापना के दौरान भारतीयों पर बर्बर और जघन्य अपराध किए। कर्नल नील को इस बात का अहंकार था कि उसने सैकड़ों भारतीयों को बिना किसी मुकदमे के फांसी पर लटका दिया। इलाहाबाद के आसपास प्रत्येक वृक्ष की शाखाओं का दुरुपयोग भाग्यहीन और निर्दोष किसान थे उनको फांसी देने के लिए किया गया। निर्दोष भारतीयों पर अंग्रेजों के बर्बर अत्याचारों का वर्णन अन्य इतिहासकारों यानी कि होम्स, सिपोय वॉर, जॉर्ज विकर्स नैरेटिव ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, जॉर्ज विकर्स की बुक है नैरेटिव ऑफ द इंडियन रिवोल्ट्स ने भी विस्तारपूर्वक अपनी पुस्तकों में किया। अंग्रेजों द्वारा निर्दोष सामान्य जनता के गांवों में आग लगाना, उन्हें फांसी देना ये सिद्ध करता था कि 1857 की क्रांति सशस्त्र क्रांति की मूल भावना ब्रिटिश सत्ता विरोधी राष्ट्रीय भावनाओं की प्रतीक थी। 1857 की क्रांति के कुछ असफल रहे, उसके कारण क्या है देखते हैं। ये क्रांति देशव्यापी स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाई। बम्बई, मद्रास, चेन्नई की सेनाएं ब्रिटिश राजभक्त बनी रही। अनेक रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों से मित्रवत संबंध बनाए रखे और उनकी सैन्य सहायता की। पंजाब, सिंध, बंगाल तथा भारत का दक्षिण भाग पूर्णतः शांत रहा। अंग्रेजी साम्राज्य के साधन भारतीय सेना के साधनों की अपेक्षा बहुत अधिक थे। इस क्रांति का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, यद्यपि योद्धाओं में पराक्रम व शौर्य की कमी नहीं थी। अंग्रेजी सत्ता के पास अनुभवी और योग्य सैन्य अधिकारी थे जो गवर्नर जनरल के अनुशासन में कार्य करते थे। 1857 की क्रांति में समृद्ध दृष्टि से योग्य नेताओं का अभाव था। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय निर्बल एक अयोग्य था। वो क्रांतिकारियों के सफल नेतृत्व में अक्षम था। इस क्रांति में सिखों और गोरखों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। वे अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बने रहे। योजना अनुसार संपूर्ण भारत में सन 1857 की क्रांति करने की तिथि 31 मई 1857 तय होती। कितनी हुई? 31 मई 1857 तय होती है। निश्चित समय से पूर्व क्रांति आरंभ हो जाने से अंग्रेज सावधान हो गए थे। उन्होंने सैनिक तैयारी के लिए समय मिल गया। इतिहासकारों ने स्वाधीनता संग्राम के स्वरूप के बारे में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण प्रकट किया। क्या क्या देखते हैं। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ब्रिटिश दृष्टिकोण से प्रेरित कतिपय भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं कि 1857 के संग्राम को स्वतंत्र संघर्ष का प्रथम बिंदु मानने की बजाय से सिपाही विद्रोह का नाम दिया, किंतु अनेक भारतीय इतिहासकार ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन का भी माना। एस.बी. चौधरी क्या कहते हैं? एस.बी. चौधरी 1857 के संग्राम को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है, क्योंकि इसमें सभी वर्गों के लोग बहुत से प्रांत इसमें सम्मिलित थे। ब्रिटेन की लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में 27 जुलाई 1857 को विपक्ष के नेता डिज़रायली ने कहा कि भारत में सैनिक गदर नहीं हुआ था, बल्कि राष्ट्रीय विद्रोह था, जिसका मूल कारण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के परंपरागत नियमों और रीति रिवाजों की उपेक्षा करते हुए समाज सुधार की नीति को लागू करना था। किसने कहा था? डिज़रायली ने। वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन, इंग्लैंड के इंडिया ऑफिस पुस्तकालय में 18 मास तक सन 1857 के विद्रोह से संबंधित लगभग 1500 मौलिक संदर्भ ग्रंथों, पत्र व्यवहार, विवरण पत्रों का अध्ययन करने के बाद अपनी पुस्तक का नाम जो है 1857 का भारतीय स्वतंत्रताएं समर, प्रथम संस्करण सन 1908 में हॉलैंड से प्रकाशित किया। वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। कांग्रेस के इतिहासकार डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने क्या कहा? इन अपने ग्रंथ कांग्रेस का इतिहास 1885 से 1935 में सन 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा प्रदान की। इस प्रकार समग्र दृष्टि से सन 1857 की क्रांति ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारतीय संतोष की सामरिक अभिव्यक्ति थी। जनसाधारण का मानस समग्र दृष्टि से 1857 के क्रांतिकारियों का पक्षधर था। संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन सन 1855 से 1947 सन 1857 की क्रांति के सैनिक प्रेरणा के अक्षय स्रोत बने रहे। परिणाम 1857 की सशस्त्र क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित किया, जिसमें भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया। 1857 की क्रांति का राजस्थान पर प्रभाव 1857 की क्रांति का राजस्थान पर भी प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सत्ता विरोधी जन भावनाएं राजस्थान में पहले से ही मौजूद थी। ब्रिटिश सत्ता विरोधी भावनाएं
भारत में क्रांति का विस्फोट होने से पूर्व भी राजस्थान का इतिहास ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का साक्षी रहा। उदाहरण के तौर पर जोधपुर के शासक मान सिंह 1843 जीवन पर्यंत ब्रिटिश सत्ता के विरोधी रहे थे। मान सिंह, उन्होंने सन 1831 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग 1828 से 35 तक का जो कार्यकाल था, अजमेर में आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया। इन्होंने कौन थे? मान सिंह। ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी नागपुर के अप्पा साहब भोंसले की महाराज मानसिंह द्वारा जोधपुर में सन 1827 में शरण देना। इस तथ्य किसको शरण दिया था? महाराज भोंसले को ना, अप्पा साहब भोंसले को। इस तथ्य का साक्ष्य है कि ब्रिटिश सत्ता विरोधी मानसिकता रखते थे। जोधपुर की धनराशि से कंपनी सरकार ने एरिनपुरा में जोधपुर लीजन के नाम से एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया था। इन्होंने जो है जोधपुर में कंपनी सरकार ने एरिनपुरा में जोधपुर लीजन के नाम से किया था, याद रखिएगा, महाराजा मान सिंह द्वारा। ठीक है। सन 1818 में राजस्थान के शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सतत मित्रता, गठबंधन, हितों की एकता की संधि के होने के बावजूद अंग्रेज सत्ता ने राजपूत राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप से नीति जारी रखी। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति कोटा के महाराव राम सिंह जी के विरुद्ध अपनाई थी। किसके विरुद्ध अपनाई थी? फूट डालो राज करो। कोटा के महाराज थे राम सिंह जी, ठीक है ना। कोटा के फौजदार मदन सिंह जी के लिखने पर कोटा में एक अंग्रेजी फौज रखने का निर्णय कंपनी सरकार ने 1836 में किया था। इसका नाम कोटा कंटीजेंट में देवली मुख्यालय पर रखा था। महाराव के विरोध के बावजूद इसका व्यय कोटा राज्य के कोष से किया जाना लगा। 8 अप्रैल 1838 में कोटा राज्य का विभाजन करके झालावाड़ नामक एक नए राज्य का निर्माण कर दिया गया। इसका शासक कोटा के पूर्व फौजदार झाला मदन सिंह को बनाया गया था। कोटा के विभाजन से न केवल कोटा के नरेश बल्कि वहाँ की जनता भी अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध हो गई थी। डूंगरपुर राज्य में भी कंपनी सरकार ने सन 1825 में हस्तक्षेप किया। डूंगरपुर के महारावल जसवंत सिंह जी को अयोग्य घोषित करके उसके स्थान पर प्रतापगढ़ के शासक पौत्र दलपत सिंह को डूंगरपुर का शासक बना दिया। डूंगरपुर के महारावल जागीरदारों एवं भीलों ने भी अंग्रेज सत्ता की इस कार्रवाई का विरोध किया। परिणाम स्वरूप राज्य में पूर्ण रूप से शांति स्थापित हो सकी। जयपुर रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके कंपनी सरकार ने जन आक्रोश को जन्म दिया। सन 1833 में कंपनी सरकार ने जयपुर संभाग के सांबर झील के नमक की आय वाले क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिए। जयपुर की जनता ने अपने आक्रोश की प्रतिक्रिया व्यंग्य बाण से युक्त लोकगीत में अभिव्यक्त की। कौन सी थी? जयपुर की प्रतिक्रिया, जयपुर की जनता द्वारा प्रतिक्रिया में कौन सा था? क्या नाम है? मारो 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 राजा भोड़ो, सांबर तो दे दी अंग्रेज ने, सांबर तो दे दी नी अंग्रेज ने, मारा टाबर भूखा रोटी तो मांगे तीखे लूण रही। किसकी प्रति थी? किसकी प्रति थी? अपने जयपुर रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके, ठीक है ना, सांबर झील जो है सरकार ने ले ली थी। जयपुर के महाराज जयसिंह तृतीय का देहांत फरवरी 1835 में होने पर रीजेंट रानी को एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल का अधिकार विहीन करने पर जनता ने कैप्टन ब्लेक की हत्या कर दी थी। ये घटना ब्रिटिश सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। राजस्थान के सभी राज्यों में सामंती व्यवस्था प्रचलित थी। ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त होने पर रियासतों के शासक अंग्रेजों की सहमति और समर्थन के आधार पर सामंतों से सेवा और चाकरी के बदले उनसे निश्चित धनराशि वसूल करने लगे। सामंतों ने इसे अपनी परंपरागत प्रतिष्ठा पर प्रहार माना। उन्होंने शक्तिहीन करदाता के रूप में अपनी परिस्थिति को अपमानजनक समझाते हुए अंग्रेज सत्ता विरोधी बन गए। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने सामंतों के शरण देने के विशेष अधिकार, अपनी जागीर में से किसी को भूमि अनुदान देने संबंधी अधिकार और जागीरों के निवासियों को संबंधित जागीरदार की स्वीकृति प्राप्त किए बिना किसी अन्य क्षेत्र में स्थायी रूप से नहीं जा सकने जैसे विशेष अधिकार समाप्त कर दिया। सामंतों को दंड देने के लिए उनकी वंशगत जागीर भी छीनी जाने लगी। अतः ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई नीति के कारण सामंतों में शासक और कंपनी सरकार दोनों के प्रति असंतोष था। सामंतवादी व्यवस्था में हस्तक्षेप के कारण शेखावटी क्षेत्र में बठोट के जागीरदार डूंगर सिंह शेखावत जवाहर सिंह शेखावत ने ब्रिटिश सत्ता का सैन्य विरोध करना शुरू किया। वे अंग्रेजों की छावनी और सरकारी खजाने लूटते थे तथा सामान्य जनता की आर्थिक मदद करते थे। अंग्रेज सत्ता विरोधी कार्रवाई के कारण वे दोनों सामान्य जनता में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। जून 1847 में उन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट लिया। जवाहर जी तो बीकानेर की ओर चले गए और डूंगर जी को दिसंबर 1847 में बंदी बना लिए गए। जवाहर जी डूंगर जी याद रखना। देखो शेखावटी क्षेत्र में जवाहर जी जागीरदार को डूंगर सिंह जी शेखावत नाम है उनका, जवाहर सिंह शेखावत है दोनों।
ठीक है ना, लोकप्रिय हो गए। जवाहर जी तो बीकानेर की ओर चले गए। डूंगर जी को दिसंबर 1847 में बंदी बना लिया और डूंगर जी को जब अजमेर ले जाया जा रहा था तब मार्ग में उन्हें बंदी अवस्था में ले जाने वाले सैनिकों की जनता भर्त्सना करती थी। इस प्रकार सामान्य जनता में उनकी लोकप्रियता अंग्रेजों के प्रति तीव्र आक्रोश की अभिव्यक्ति हुई थी। सन 1815 में अलवर और 1853 में भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहाँ अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य प्रशासन में पॉलिटिकल एजेंसी और पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। अंग्रेजों ने न केवल भारत की भांति राजस्थान का आर्थिक शोषण किया बल्कि धर्मांतरण की नीति के माध्यम से उन्होंने राजस्थान का सामाजिक और धार्मिक शोषण भी किया। ब्रिटिश सत्ता के प्रभाव और समर्थन के आधार पर ईसाई धर्म प्रचारकों अजमेर मेरवाड़ा के हजारों हिंदुओं को प्रलोभन देते हुए ईसाई बनाया। हिंदुओं के ईसाईकरण की नीति से सामान्य जनता में अंग्रेज सत्ता के विरोधी भावनाएं पनपने लगी। साहित्य और साहित्यकार समाज के दर्पण और मार्गदर्शक होते हैं। अनेक साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया। उदाहरण जोधपुर के महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु कविराजा बांकीदास से याद रखना। कविराजा बांकीदास ने अपने गीत में शासकों को ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए ललकारा था। ठीक है ना, बांकीदास आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आंस लीधा खेची उरा, धनिया मरे ना दीदी धरती, धनिया उभा गई धरा। ठीक, अर्थात अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित करके लोगों के प्राण हर लिए। धरती के स्वामियों ने अपने जीते जी अपनी धरती नहीं सौंपी, परंतु ये धरती यानी मुल्क तो स्वामी जी के जीते जी ही शत्रु के हाथ में चली गई। इस प्रकार कविवर शंकरदास सामोर ने अपने एक दोहे में अंग्रेज शासकों की झोंपड़ियों को लुटेरा बताते उनकी तुलना चंगेज खान से की थी। चंगेज खान की लाइन है ये, इसकी शंकरदास सामोर की लाइन देखें। महलज लूटण मोकड़ा चढ़िया सुनिया चिंगेज, लूटण झोंपा लालची आया बस अंग्रेज। ठीक है, इससे स्पष्ट 1800 क्रांति होने से पूर्व राजस्थान के सामंतों, सामान्य जनता और कतिपय शासकों में ब्रिटिश सत्ता विरोधी असंतोष का व्याप्त था भाव। प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण की व्यवस्था की बात करें, भारत का गवर्नर जनरल 1857 में लॉर्ड कैनिंग, राजस्थान पूर्व नाम राजपूताना में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल के माध्यम से करता था। इसका मुख्य दायित्व राजस्थान में शांति व्यवस्था बनाए रखना। 1857 की क्रांति के समय कर्नल जून 1857 से ब्रिगेड जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, 1857 कौन था? पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का कार्यवाहक एजीजी था। क्रांति के समय ये माउंट आबू में था और इसके अधीन प्रत्येक महत्वपूर्ण रियासत में एक अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त था। जोधपुर में कप्तान मैकमोसन, जयपुर में ईडन, उदयपुर में सावर याद रखना, कोटा में मेजर बर्टन, भरतपुर में मेजर मोरिसन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त है। 1857 की क्रांति आरंभ होने के राजस्थान में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 थी। नसीराबाद, नीमच, देवली कोटा कैंटोनमेंट का मुख्यालय था। ब्यावर मेयर सैनिक, एरिनपुरा जोधपुर लीजन में, खेरवाड़ा मेवाड़ बिलकोर। ठीक है ना, इन सैनिक मुकामों में लगभग 5000 देसी यानी भारतीय सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल माउंट आबू में कुछ बीमार घोड़े सैनिक थे। यह स्थिति एजीजी के लिए चिंता का विषय बन गई थी। एजीजी कर्नल लॉरेंस को मेरठ और दिल्ली में सैनिक क्रांति की सूचना 19 मई को माउंट आबू में प्राप्त हुई। उसने तुरंत अजमेर की ओर प्रस्थान किया और 23 मई की घोषणा कर दी, जिसमें राजस्थान के सभी नरेशों को अपने अपने राज्य में शांति बनाए रखने और विद्रोहियों को बंदी बनाने के लिए कहा। नसीराबाद में क्रांति का विस्फोट 18 मई 1857 को। ठीक है, ब्रिटिश सत्ता विरोधी क्रांति का प्रथम शंखनाद नसीराबाद छावनी में हुआ। एजीजी ने अजमेर में नियुक्त 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय पैदल सेना को अविश्वास के कारण नसीराबाद में भेज दिया और अजमेर में ब्यावर से मे रेजिमेंट को बुलाया। उन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल दिल्ली के संदेश वाहक साधु और फकीरों का वेश बनाकर राजस्थान आकर चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का संदेश दे रहे थे। 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोप खाने के सैनिकों को अपने पक्ष में करके अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध भारतीय आक्रोश का शंखनाद कर दिया। 30 मई को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की क्रांति सैनिकों के साथ मिल गई। प्रथम बम्बई लॉसेंस रेजिमेंट अश्वारोही रेजिमेंट ने भारतीय सैनिकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी। भारतीय सैनिकों द्वारा कतिपय अंग्रेज सैन्य अधिकारी मारे गए। भयभीत अंग्रेज अधिकारी अपने परिवार सहित प्राणों की रक्षा तो ब्यावर की ओर भाग गए। उनके पलायन के बाद सैनिक अंग्रेजों के मकानों में आग लगा दी गई, खजाना लूट लिया गया। अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर दिल्ली की ओर रवाना हुए। लेफ्टिनेंट माल्टर
हितकोट के नेतृत्व में मेवाड़ के लगभग 1000 सैनिकों ने उनका पीछा किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। मेवाड़ और मारवाड़ के जागीरदारों ने नसीराबाद के सैनिकों को अपने प्रदेश से आसानी से गुजरने दिया। 8 जून को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली का डेरा डाले हुए अंग्रेज पलटन पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सेना पराजित हुई। अगस्त में नसीराबाद में पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध 12वीं बम्बई नेटिव इन्फेंट्री और बम्बई कैवलरी अश्वारोही सेना के सैनिकों ने अपने ब्रिटिश अधिकारी के आदेश मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने कठोर कदम उठाते हुए 9 सैनिकों को मार दिया और सभी भारतीय सैनिकों को निशस्त्र कर दिया। इस प्रकार नसीराबाद में विप्लव की आग को दबा दिया गया। नीमच में अंग्रेज विरोधी शंखनाद 3 जून 1857 को। नसीराबाद की क्रांति की सूचना से नीमच स्थित सैनिक अधिकारी कर्नल एवोट अत्यंत भयभीत और चिंतित हुआ। उसने 2 जून 1857 को भारतीय सैनिकों को गंगा और कुरान मस्जिद की शपथ दिलाई हुई ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान बने रहे। उसी समय अश्वारोही सैनिकों के एक सैनिक मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट को चुनौती देते हुए कहा, आपने अवध का अपहरण करके अपनी शपथ नहीं निभाई। 2 जून 1857 को नीमच के सभी सैनिकों ने नसीराबाद की क्रांति की सूचना मिलने पर 3 जून की रात्रि को क्रांति का बिगुल बजा दिया। सैनिकों ने छावनी को लूटा, उसमें आग लगा दी। किले में नियुक्त सेना ने भी सैनिकों के साथ देते हुए किले का खजाना लूट लिया। सैनिकों से भयभीत छावनी के लगभग 40 अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों सहित अपनी जान बचाते हुए मेवाड़ की ओर चले गए। नीमच के सैनिक छावनी को लूटने के बाद वहां से चित्तौड़, हमीरगढ़ और बनेड़ा में सरकारी बंगलों को लूटते और आग लगाते वे शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के नरेश उन्हें अपने यहाँ 2 दिन तक ठहराया, उनके लिए रसद की व्यवस्था की। शाहपुरा के सैनिक निम्बेड़ा पहुंचे और वहां स्थानीय पदाधिकारियों एवं जनता ने उनका स्वागत किया। दूसरे दिन वे निम्बेड़ा से रवाना होकर देवली पहुंचे। नीमच के सैनिकों ने देवली छावनी को लूटा। महिदपुर की सैनिक टुकड़ी यानी देवली छावनी में तैनात सैनिकों से मिल गया। अंततः कप्तान सावस ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की मदद से 8 जून को नीमच छावनी पर पुनः अधिकार कर लिया। देवली के से सैनिक टोंक पहुंचे, वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। टोंक के नवाब की सेना के अनेक सैनिक क्रांति सैनिकों के साथ मिल गए। वे अब आगरा की ओर अग्रसर हुए। मार्ग में कोटा कंटिनजेंट के कुछ सैनिक भी उनसे मिल गए। इसके बाद वे दिल्ली के सैनिकों से मिल गए। दोनों की संयुक्त सेना ने ब्रिटिश सेना पर 14, 18 और 20 जुलाई 1857 को भीषण प्रहार किए, जिससे ब्रिटिश सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। अगस्त 1857 में नीमच में पुनः ब्रिटिश सत्ता विरोधी असंतोष प्रकट हुआ। 12 अगस्त 1857 को नीमच में द्वितीय बम्बई कैवलरी के कमांडर जनरल जैक्सन को सूचना मिली भारतीय सेना ने पुनः विप्लव होने वाला है, जिसकी योजना समस्त यूरोपीय अधिकारियों की हत्या कर देने की है। उसने यूरोपीय सैनिकों को नीमच छावनी में अंग्रेजों की रक्षा हेतु बुलाया। परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिक उत्तेजित हो गए। उन्होंने एक यूरोपीय सिपाही की हत्या कर दी। दो अन्य सिपाही घायल हुए। भारतीय सैनिकों ने कर्नल जैक्सन के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। अंततः उदयपुर के सैनिकों की सहायता से भारतीय सेना में असंतोष को दबा दिया। नीमच स्थित बाउल के राव का व्यवहार ब्रिटिश विरोधी था। उसने 4 जून 1857 को नीमच के कार्यकारी अधीक्षक मिस्टर बर्टन को कहा कि वह यूरोपीय सैनिक अथवा यूरोपीय नागरिकों की रक्षा का भार लेने में असमर्थ हैं। एरिनपुरा जोधपुर लीजन मुख्यालय और अवोह में क्रांति का शंखनाद 1857 में हुआ। मारवाड़ जोधपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध सैन्य क्रांति की गौरव। एरिनपुरा जोधपुर लीजन मुख्यालय अवोह में क्रांति का शंखनाद अगस्त 1857। मारवाड़ जोधपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध सैन्य क्रांति की गौरव गाथा एरिनपुर जिला सिरोही इस जोधपुर रीजन के विद्रोह के साथ आरंभ होती। 21 अगस्त 1857 को अनादरा माउंट आबू से 2 मील दूर एक गांव में तैनात जोधपुर लीजन की एक टुकड़ी ने एक साथ माउंट आबू में अंग्रेज सैनिकों की बैरकों और जोधपुर लीजन के कप्तान हॉल के बंगले पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप एजीजी जनरल पैटिंग लॉरेंस का पुत्र ए लॉरेंस घायल हुआ। जोधपुर लीजन की एक टुकड़ी द्वारा ब्रिटिश सत्ता विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की सूचना जोधपुर लीजन के मुख्यालय एरिनपुरा पहुंच गई। 22 अगस्त को एरिनपुरा स्थित जोधपुर लीजन के सैनिकों ने अंग्रेज सत्ता विरोधी क्रांति का शंखनाद कर दिया और सैनिकों ने छावनी स्टेशन को लूटा। अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण किए। उन्होंने मारवाड़ के रास्ते से दिल्ली की ओर कूच किया, परंतु पाली से अपना मार्ग बदलकर 25 अगस्त 1857 को अहुआ पहुंच गए। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह अनेक कारणों से ब्रिटिश सत्ता और जोधपुर नरेश तख्त सिंह से नाराज थे।
यानी जो 1857 के समय कौन था जोधपुर पर, तख्त सिंह, ठीक है। अतः कुशाल सिंह ने न केवल एरिनपुरा के सैनिकों को शरण दी बल्कि उनका नेतृत्व भी ग्रहण किया। विद्रोही जोधपुर लीजन के अलावा अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गुलर के ठाकुर बिशन सिंह मेड़तिया, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह अपने सैन्य बल सहित आहुआ पहुंच गए। आहुआ के ठाकुर के सहयोगियों ने जोधपुर राज्य के लांबिया, बांता, भिवालिया, रडावास, बाजावास और मेवाड़ राज्य के सलुम्बर, रूपनगर, लासानी, कोठारिया, आसिन आदि के जागीरदार सामंत वर्ग थे। इस प्रकार उनकी सैन्य शक्ति लगभग 6000 हो गई। एजीजी ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक लॉरेंस अंग्रेज सत्ता के विरोधी गठबंधन से अत्यंत उद्विग्न हो गया था। उसके दबाव में जोधपुर की सेना ने आहुआ पर आक्रमण किया। 2 दिन इन 8-9 सितंबर के युद्ध में जोधपुर की सेना की भीषण पराजय हुई। युद्ध में जोधपुर का सेनापति किलेदार अनाट सिंह मारा गया और लेफ्टिनेंट हितकोट अपने प्राण बचाकर भाग गया। जोधपुर की सेना की समस्त शिविर सामग्री, तोपें और गोला बारूद पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अधिकार कर लिया। आहुआ पर द्वितीय आक्रमण स्वयं एजीजी ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक लॉरेंस ने 18 सितंबर को किया। इस युद्ध में एजीजी की अत्यंत अपमानजनक पराजय हुई। कैप्टन मोक मेसन मारा गया। उसके सिर को किले की प्राचीर पर सैनिकों द्वारा टांगना उबलते हुए जन असंतोष की अभिव्यक्ति थी। 10 अक्टूबर को आहुआ के सहयोगी ठाकुरों और जोधपुर लीजन के सैनिकों ने सम्राट बहादुर शाह के समर्थन और सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली जाने वाले ठाकुरों के साथ लगभग 4000 सैनिक थे। दिल्ली जाने का उनका उद्देश्य मुगल सम्राट से सहायता लेकर अंग्रेज पर अधिकार करके मेवाड़ और मारवाड़ ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना था। 16 नवंबर को ब्रिगेड गेरार्ड के हाथों में नारनौल में जोधपुर लीजन की पराजय से आहुआ ठाकुर की सारी योजनाओं पर पानी फिर गया। आहुआ पर तरते आक्रमण 20 जनवरी 1857 को कर्नल होम्स की कमान में बम्बई और नसीराबाद के सैनिकों ने किया। 5 दिन में 20 से 24 जनवरी 1857 तक दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध होता रहा। 23 जनवरी को ठाकुर कुशाल सिंह तूफान और अंधेरे का लाभ उठाते हुए किले की सुरक्षा का भार अपने छोटे भाई लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर मेवाड़ की ओर चले गए। 24 जनवरी को किले पर ब्रिटिश सेना ने अधिकार कर लिया। इसके बाद कर्नल होम्स की सेना ने आहुआ को लूटा। किला, महल, परकोटा और भवन नष्ट कर दिए। लोगों को निर्दयतापूर्ण यातनाएं दी गई। आहुआ के किले से प्राप्त 10 सिर और 54 हाथ वाली महाकाली सुगाली माता की मूर्ति आबू पर्वत ले गए। कहाँ, कौन सी माता थी यहाँ की? 1857 की सुगाली माता, ठीक है ना। परिस्थितियों की विविधता के कारण ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को नीमच में ब्रिटिश सरकार के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने 10 नवंबर 1860 को उन्हें बिना सशर्त समाधान दिया, परंतु उनकी जागीर का 60% भूभाग जब्त कर लिया। ठाकुर कुशाल सिंह का स्वर्गवास 25 जुलाई 1864 को उदयपुर में हुआ। उनके ब्रिटिश सत्ता विरोधी अदम्य साहस और पराक्रम की गौरव गाथा आज तक लोकगीतों में जीवित है। प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा के शब्दों में कुशाल सिंह एवं उनके सहयोगी साहसी वीरों के त्याग की कोटि ने राजस्थान में होने वाली उत्तरोत्तर स्वतंत्र प्राप्ति की प्रगतियों को जीवन प्रदान करके विद्रोह की असफलताओं में सफलता के चिन्ह को पलवित रखा। कोटा में क्रांति की बात करें। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता विरोधी क्रांति की परंपरा में कोटा की 12 अक्टूबर 1857 की क्रांति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 12 अक्टूबर 1857 को कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन नीमच से अपने 2 पुत्रों सहित कोटा आया था। मेजर बर्टन ने 14 अक्टूबर को कोटा के महाराव राम सिंह को कहा कि वो अपने ब्रिटिश सत्ता विरोधी कतिपय अधिकारियों जयदयाल, रतनलाल, जियालाल, याद रखना कोटा से थे ये, याद रखना जय रतन जिया। अगला सवाल बनेगा जय रतन जिया किससे संबंधित, कौन से कोटा से, जय रतन जिया को ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दे ताकि उन्हें दंडित किया जा सके। मेजर बर्टन और महाराव के बीच वार्ता का विवरण कोटा की राजकीय सेना और सैन्य अधिकारियों को मिल गया। परिणाम स्वरूप सारे सैनिकों में बर्टन विरोध उत्तेजना फैल गई। 15 अक्टूबर को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। उन्होंने रेजिडेंस को घेर लिया और क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी। बर्टन का सिर काट कर सारे शहर में घुमाया। क्रांतिकारियों को कोटा राज्य के अधिकांश अधिकारियों, जनता और महाराव की शेरगढ़ में तैनात सेना ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया। क्रांतिकारियों ने राज्य के भंडारों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के गोदामों, कोतवाली पर अधिकार कर लिया। विभिन्न जिलों के कोषागारों को लूट लिया। उन्होंने कोटा का महल घेरकर महाराव को ही महल में बंदी जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया। कोटा राज्य का प्रश्न अपने हाथों में ले लिया। कोटा राज्य के धर्मगुरु गोस्वामी जी महाराज की मध्यस्थता के कारण क्रांतिकारियों ने कोटा के महाराव के एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया। इसमें एक शर्त यह घोषित करने की थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या महाराव के आदेश से की गई थी। अतः
करौली के महाराजा द्वारा सैनिक सहायता भेजने पर असहाय मारव अपने महल की रक्षा करने और क्रांतिकारियों के पीछे खदेड़ने में सफल हुए। यद्यपि शहर का एक भाग अभी तक क्रांतिकारियों के अधिकार में था। मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर कोटा की तरफ 1858 में आ गया था। रॉबर्ट्स आया, उसने 30 मार्च से क्रांतिकारियों के विरुद्ध सैन्य अभियान प्रारंभ किया। क्रांतिकारी वहां से गागरोन, उसके बाद भंवरगढ़ पहुंचे। दोनों ही स्थानों पर क्रांतिकारियों के जनसमर्थन के साथ साथ रसद सामग्री प्राप्त हुई। अंततः जनरल रॉबर्ट्स ने क्रांतिकारियों का निर्दयतापूर्ण दमन करते हुए कोटा की क्रांति को कुचल दिया। रॉबर्ट्स ने क्रांतिकारियों के नेता मेहराब खान और जयदयाल, याद रखना मेहराब और जयदयाल कोटा से थे, को फांसी की सजा दे दी गई। कोटा में क्रांति के दमन के साथ ही राजस्थान में 1857 की क्रांति का समापन हो गया। याद रखना, राजस्थान में समापन कहाँ होता है? कोटा में होता है, याद रखना। नसीराबाद से शुरुआत, ठीक है, लेकिन कोटा में समापन। उदयपुर मेवाड़ में अप्रत्यक्ष क्रांति की बात करें, मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता विरोधी थे। मेवाड़ ठिकाने के देवगढ़ के रावत रणजीत सिंह द्वारा दिनांक 13 कृष्ण पक्ष कार्तिक संवत 1914 अक्टूबर 1857 को नीमच छावनी में नियुक्त मेहता शेर सिंह को लिखे गए एक पत्र से ज्ञात होता कि मारवाड़ के आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह के निकट सहयोगी समर्थ सिंह मारवाड़ और मेवाड़ के सामंतों को संगठित करके ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा तैयार करने के लिए प्रयत्नशील थे। मेवाड़ के सामंतों समर सिंह, माधव सिंह, राधाकृष्ण और मेवाड़ के सलूम्बर ठिकाने के रावत केसर सिंह के गोपनीय पत्र व्यवहार को मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सोवर्स ने 25 मार्च 1858 की रिपोर्ट में संलग्न करके एजीजी को लिखा था। मारवाड़ और मेवाड़ के सामंत ब्रिटिश सत्ता विरोधी सैन्य कार्रवाई में संलग्न थे। इससे यह सिद्ध होता है कि मेवाड़ के सामंतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध आक्रोश था। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के निजी पत्र की अनुपालना में महाराणा मेवाड़ ने 27 मई 1857 को अपने सामंतों को सूचित किया वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाइयों में सहायता दें और कप्तान सावर्स के आदेशों का पालन करें। जब कप्तान सावर्स 29 मई 1857 उदयपुर पहुंचे तब रास्ते में जनता ने उसे कटु शब्दों से संबोधित कर अपनी ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रदर्शन किया था। इस समय मेवाड़ की राज की सेनाएं कप्तान सावर्स के नेतृत्व में नीमच में अंग्रेजों की सहायता कर रही थी। तब सलूम्बर के रावत केसर सिंह ने महाराणा को लिखा, यदि 8 दिन में उसके परंपरागत अधिकारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़ में मेवाड़ की गद्दी पर उसके महाराणा प्रतिनिधि को बिठा देंगे। सलूम्बर के रावत ने खेरवाड़ा स्थित मेवाड़ भीलकोर पर आक्रमण करने के लिए अन्य सामंतों को प्रोत्साहित किया। इस पर कप्तान सावर्स ने उससे लिखा, यदि वो महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्य में भाग लेगा तो उसे ठिकाने से अपदस्थ कर राजपुताने से निष्कासित कर दिया जाएगा। सलूम्बर के ठाकुर केसर सिंह ने आहुआ के क्रांतिकारी ठाकुर कुशाल सिंह को अपने यहाँ शरण दी थी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, ठीक है ना। केसर सिंह जी ने कुशाल सिंह जी को दी, ठीक है। ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों के अत्यधिक दबाव का अनुभव करते हुए कोठारिया चले गए थे और कोठारिया के रावत जोध सिंह ने उन्हें शरण दी थी। कोठारिया के कौन थे? जोध सिंह जी था, ठीक है ना। और सलूम्बर के केसर सिंह थे। जब ब्रिटिश सेना 6 जून 1858 को कोठरिया पहुंची तब वे कोठरिया छोड़कर अन्यत्र चले गए, दूसरी जगह चले गए। तात्या टोपे की भूमिका की बात करें, मध्य भारत में क्रांतिकारियों का अदम्य साहस सेना नायक तात्या टोपे ने अपने लगभग 9000 सैनिकों सहित राजस्थान में जून 1858 में मेवाड़ की ओर से प्रवेश किया था। मेवाड़ की ओर तब कोठारिया के रावत जोध सिंह ने 1858 में तथा सलूम्बर के रावत केसर सिंह दिसंबर 1858 उसकी रसद आदि से पूर्ण मदद की थी। सलूम्बर को और कोठारिया के सामंत के अतिरिक्त मेवाड़ के भिंडोर, बदनौर, आसिंद के जागीरदारों ने मध्य भारत के क्रांतिकारियों की रसद सामग्री से मदद की। अपनी क्रांतिकारी भूमिका के कारण सलूम्बर और कोठारिया के रावत ने डिंगल काव्य लोकगीतों में अमरत्व को प्राप्त कर लिया। तात्या टोपे ने राजस्थान के स्वाधीनता संग्राम में अपूर्व शौर्य और अदम्य साहस से ब्रिटिश सेना अधिकारियों का प्रतिरोध किया। जून 1858 से मार्च 1859 तक राजस्थान उनकी सामरिक कर्मभूमि रही। 1859 तक टोंक की सेनाओं ने उनका साथ दिया। मेवाड़ की जनता तथा कतिपय ठिकानों के सामंतों ने उनकी मदद की। झालावाड़ की सेना एवं वहाँ के शासक ने उन्हें सैनिक एवं आर्थिक सहयोग दिया। 12 दिसंबर 1858 को उन्होंने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। उन्होंने जयपुर, मेवाड़, टोंक, झालावाड़, बांसवाड़ा सीकर के अनेक स्थानों पर ब्रिटिश सेना का भीषण प्रतिरोध किया, परंतु अंग्रेज उन्हें बंदी नहीं बना सके। अंत में विश्वासघात के कारण 7 अप्रैल 1859 को वो बंदी बनाए गए और 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी दे दी, तात्या टोपे को, ठीक है ना। स्वाधीनता संग्राम में तात्या टोपे की भूमिका को सामरिक राष्ट्रवाद के महान सेनानायक के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। राजस्थान के अन्य भागों में ब्रिटिश सत्ता विरोधी संघनाद की बात करें कुछ तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के केंद्र न केवल नसीराबाद, नीमच, छावनी और जोधपुर रीजन का मुख्यालय हरिनपुरा था, बल्कि आहुआ और कोटा ने भी स्वतंत्रता संग्राम में जो है संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाई।
वस्तुतः ब्रिटिश अधिकारियों को राजस्थान के अन्य भागों में भी व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। आगरा के समीप भरतपुर संपूर्ण काल में आसान था। मथुरा में क्रांति विस्फोट का भरतपुर की जनता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। भरतपुर की सेना और जनता ने क्रांति ध्वज फहरा दिया। परिणाम स्वरूप भरतपुर के महाराजा के परामर्श पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को, भरतपुर का कौन सा मॉरिसन था, ठीक याद रखना, 9 जुलाई 1857 को भरतपुर छोड़कर आगरा जाना पड़ा। अलवर में भी 11 जुलाई 1857 को जनता ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को ओजस्वी शोरों में प्रदर्शन किया और धौलपुर रियासत भी ब्रिटिश सत्ता विरोध की लहर के केंद्र रही। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त टुकड़ी द्वारा धौलपुर में प्रवेश करने पर वहां की सेना तथा अनेक पदाधिकारी क्रांति सैनिकों से मिल गए। उन्होंने धौलपुर के शासक को घेर लिया। विवश होकर उसे क्रांतिकारियों की मांगें माननी पड़ी और धौलपुर से प्राप्त तोपों से क्रांतिकारियों ने आगरा पर आक्रमण किया। दिसंबर 1857 तक धौलपुर का शासक अधिकार विहीन रहा। अंततः पटियाला के शासक की सैन्य सहायता से धौलपुर में व्यवस्था हो सकी थी। जयपुर के महाराजा ब्रिटिश समर्थक थे, परंतु उनका दीवान रावल सोसिंग जयपुर की सेनाएं ब्रिटिश विरोधी थी। अंग्रेज कप्तान होल्ड कैसल का तो स्पष्ट आरोप था कि जयपुर की सेना ने अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं की थी। रावल सोसिंग, वलायत अली खान, उस्मान खान, साहिला खान की गिरफ्तारी स्थिति का प्रमाण है कि जयपुर का एक वर्ग ब्रिटिश सत्ता विरोधी था। टोंक का नवाब वजीर-उल-दौला स्वयं को ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान था, परंतु उसके मामा मीर आलम खान ब्रिटिश सत्ता विरोधी थे। टोंक राज्य की सेना ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। नीमच के क्रांतिकारी सैनिकों का टोंक पहुंचने में वहां के सैनिकों ने भव्य स्वागत किया। टोंक की राज्य की सेना के अनेक सैनिक नीमच के क्रांतिकारी सैनिकों के साथ आगरा गए। मुंशी जीवनलाल के डायरी से ज्ञात होता कि टोंक के 600 मुजाहिद दिल्ली में मुगल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए थे। इस पर 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रभाव राजस्थान पर सकारात्मक पड़ा। स्वाधीनता संग्राम रूपी यज्ञ में राजस्थान की आहुतियाँ महत्वपूर्ण रही थी। और राजस्थान की में 1857 की क्रांति की सफलता देखें, बहुत सी चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या था। राजस्थान की सभी रियासतों के शासक न्यूनाधिक रूप से अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहे। उन्होंने राजनीतिक विवेक और राजनीतिक दूरदृष्टि का अभाव था। अपने असंतुष्ट और अनुशासनहीन सामंतों के उपद्रव से भयभीत होकर शासकों ने ब्रिटिश सर्वसत्ता को स्वीकार करते हुए क्रांति काल यानी 1857 से 58 में अंग्रेजों की सैन्य मदद की। इसका मूल कारण ये था कि क्रांतिकारी सामंतों की सफलता से शासकों का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो सकता था। राजस्थान के सामंत आहुआ, सलूम्बर, कोठारी और आदि के जागीरदार निसंदेह ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। उन्होंने त्याग और बलिदान की भावना का अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए अंग्रेज सत्ता का प्रबल सैन्य प्रतिरोध किया, परंतु उनमें केंद्रीय संगठन और नेतृत्व पर इस पर समझ संपर्क का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों के पास धन, रसद, सामग्री, अस्त्र शस्त्रों की कमी थी। उनके पास अंग्रेजों के पास सम्मान, प्रशिक्षित सैनिक और रणकौशल का अभाव था। अनेक रियासतों जोधपुर, कोटा, भरतपुर, टोंक आदि की राजकीय सेना भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता विरोधी थी, परंतु दूरदृष्टि संपन्न योगी नागरिक सैन्य नेतृत्व का अभाव के कारण सैनिक और जन आक्रोश अंग्रेज सत्ता विरोध संगठित आक्रोश में रूपांतरित नहीं हो सका। इसमें कोई संदेह नहीं, राजस्थान की में क्रांति का सफलता में भी भावी स्वाधीनता संग्राम की सफलता के सूत्र थे। तो राजस्थान में क्रांति के स्वरूप किस तरीके से देख लेते हैं। 3 दृष्टिकोण प्रचलित थे सामंतों तथा सैनिकों के विरोध देखे। कतिपय इतिहासकारों के दृष्टिकोण है कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह था। पंजाब के मुख्य आयुक्त सर जॉन लॉरेंस के अनुसार विद्रोह का आरंभ सेना में हुआ था। उसके तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों के विरोध के अलावा इसका अन्य कोई कारण नहीं था। राजस्थान में 1857 की क्रांति में सक्रिय भूमिका प्रस्तुत करने वाले मारवाड़ और मेवाड़ के सामंतों के बारे में कहा जाता है कि वे ठाकुरों की भूमिका राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के बजाय अपने सामंती अधिकारों की रक्षार्थ थी। विद्रोही जागीरदारों का राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम से कोई संबंध नहीं था। उनका अपने शासकों से रेक, चाकरी, नजराना, उत्तराधिकार का प्रश्न, उत्तराधिकार शुल्क और परंपरागत सामंती अधिकारों के बारे में गंभीर मतभेद था। ठीक है, तो उपयुक्त दृष्टिकोण राजस्थान में 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में एक पक्ष तथा नकारात्मक है। राजस्थान में विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी गवाह और नसीराबाद छावनी के सैनिक अधिकारी आई.टी. प्रिचार्ड ने अपनी पुस्तक लिखी। आई.टी. प्रिचार्ड की बुक है द म्यूटिनीज इन राजपूताना। आई.टी. प्रिचार्ड की बुक है द म्यूटिनीज इन राजपूताना ए पर्सनल नैरेटिव। प्रिचार्ड की बुक है म्यूटिनीज इन राजपूताना ए पर्सनल नैरेटिव लिखा। यद्यपि विद्रोह का प्रारंभ सैनिक गदर के रूप में हुआ, परंतु शीघ्र ही इसने अपनी प्रकृति बदल दी और इसे विद्रोह के पीछे ब्रिटिश विरोधी संगठन और षड्यंत्र होने का अविश्वास होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आनुषंगिक योगदान। इस दृष्टिकोण के अनुसार विद्रोही सामंतों
की भूमिका का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आनुषंगिक योगदान रहा। इस मत का प्रतिपादन प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा ने किया। प्रोफेसर शर्मा के अनुसार आवा ठाकुर और उनके साथी भारतीय स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे थे, उन्होंने विद्रोही सैनिकों का सहयोग सामंतवादी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए किया। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि उनके बलिदान से आज हमें प्रेरणा मिलती है। इसी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण के लेखक के एस सक्सेना ने लिखा, राष्ट्रीय भावना ने आगे चलकर राजस्थान में वीर क्रांतिकारियों जैसे अर्जुन लाल सेठी, विसिंह पति और राव गोपाल सिंह खरवा को जन्म दिया, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर राजस्थान के मस्तिष्क को ऊंचा उठाया। प्रथम स्वाधीनता संग्राम। नाथुराम खड़गावत ने अपनी शोधपूर्ण कीर्ति, नाथुराम खड़गांव की बुक है याद रखें, नाथुराम खड़गांव, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 बुक है इनकी। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी और सामंतों की भूमिका ब्रिटिश सत्ता विरोधी थी। ये क्रांति विदेशी शासन से मुक्त होने का प्रथम प्रयास था। विप्लव में भाग लेने वाले तथा आम जनता का दृष्टिकोण ब्रिटिश सत्ता विरोधी था। समकालीन चारणों की रचनाओं और लोक गीतों में ब्रिटिश सत्ता विरोधी सामंतों का यशोगान किया गया। कवि राजा बांकीदास, मड़ुदल जी, नाथुराम लाला, सूर्यमल विस्तरण, गिरवरदान, विसनदास बारड, त्रिलोकदान बारड के वीर रस से ओतप्रोत गीत सामंत वर्ग तथा जनता के ब्रिटिश सत्ता विरोधी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं। सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई डिंगल भाषा में है, ठीक है, याद रखना। एक अनुपम कृति है जिसमें 1857 के स्वतंत्र संग्राम की ऐतिहासिक घटनाओं का काव्य में उद्गार किया गया। याद रखना, वीर सतसई का 1857 की क्रांति से संबंध याद रखना। इस प्रकार 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव राजस्थान में ब्रिटिश विरोधी सैन्य अभियानों, ब्रिटिश विरोधी जनभावनाओं के रूप में व्यक्त हुआ। 1857 की असफल क्रांति राजस्थान में स्वतंत्र चेतना का शंखनाद थी। क्रांति कार्य की बात करें तो ठीक है। नमस्कार।